नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या एक्सप्लेनेशन पाहिलेलं आहे. सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपेटल फोर्स या संदर्भात आपण डिटेल्समध्ये माहिती घेतलेली आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या पाहूया केपलर्स लॉज म्हणजे केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. परंतु या अगोदर या केपलरच्या 3 लॉच्या अगोदर आपण काही महत्त्वाचे लॉज आपण इथं अभ्यासणार आहोत, जेणेकरून की केपलरच्या अगोदर सुद्धा या पृथ्वी तलावर बरेच काही शास्त्रज्ञ होऊन गेलेले आहेत की त्यांनी अर्थच्या किंवा या युनिव्हर्सच्या, या विश्वाच्या, या सूर्यमालेतील जे काही ग्रह आहेत त्या ग्रहांच्या मोशन संदर्भात त्यांनी सविस्तररित्या इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण त्यांना जे काही आढळून आलं, जे काही त्यांना निदर्शनास आलं, त्यांनी ते सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या संदर्भात आपण इथं सविस्तररित्या त्या प्रत्येक शास्त्रज्ञाच्या बाबतीत आपण इथं माहिती घेणार आहोत. ओके, तर मित्रांनो, मी आहे संजू शिरसाट आणि आपण पाहत आहात जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनल. जर या चॅनलवर आपण प्रथमच असाल तर लागलीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि व्हिडिओची लिंक मात्र आपल्या मित्रांपर्यंत याला शेअर करायला आपण मुळीच विसरू नका. कारण का, हे सर्व काही व्हिडिओज असतात ते सर्व 10वी 11वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयोगाचे असणारे, त्यातले त्यात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम जे की स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असतात, जसे MPSC असेल, UPSC असेल, तर या संदर्भामध्ये मी पूर्णतः कन्सेप्ट क्लिअर करण्याचा इथे प्रयत्न करत असतो. ओके, तर आता यामध्ये आपण सविस्तररित्या एक पॉइंट पाहूया, सम थेरीज अबाउट द प्लॅनेटरी मोशन. प्लॅनेटरी मोशनच्या काही थेरीज कोणत्या आहेत, तर मी इथं आवर्जून काही मुद्दा आपणास सांगू इच्छितो. आणि तो म्हणजे की लक्षात घ्या, जे मराठी मीडियमचे मुलं असतील, जे इंग्लिश मीडियमचे मुलं असतील, जे विद्यार्थी असतील, या सर्वांना उपयोगी पडेल अशा स्वरूपाचा हा बहुउपयोगी व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी बनवत आहे. बरेच काही हिंदी भाषिक सुद्धा विद्यार्थी असतील, त्यांच्यासाठी सुद्धा हिंदीमधून सुद्धा एक्सप्लेनेशन मी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. ओके, तर मित्रांनो, चला आपण पाहूया की लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन कशा स्वरूपामध्ये आहेत. ओके, तर देर आर डिफरंट थेरीज. आता कोणत्या थेरीज आहेत त्या आपण इथं व्यवस्थितरित्या पाहूया. स्टेट दी केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन ऑफ आवर प्लॅनेटरी मोशन. ओके, चला आता इथं आपण क्वेश्चन पाहत आहोत. स्टेट डिफरंट थेरीज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे प्लॅनेटच्या वेगवेगळ्या थेरीज कोणत्या शास्त्रज्ञांनी सांगितलेल्या आहेत आणि कशा संदर्भात सांगितलेल्या आहेत त्या आपण इथे सविस्तररित्या त्यांच्याविषयी इथं आपण माहिती घेऊया. आता प्रथम पाहूया आपण, एक लक्षात घ्या की कोणते शास्त्रज्ञ होऊन गेले की ज्यांनी या विश्वाच्या भ्रमंती संदर्भात, या सूर्यमालेमध्ये जेवढे काही ग्रह आहेत त्या ग्रहांच्या भ्रमंती संदर्भात म्हणजे त्यांच्या रिव्होल्यूशन संदर्भात त्यांना जे काही आढळून आलं ते त्यांनी या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, मग असे कोणते शास्त्रज्ञ होऊन गेले. पण असं डोक्यामध्ये असं न आणता की आपण जनरली जर पाहिलं आपण तर आपण असं एवढंच माहिती आहे, आतापर्यंत आपण एवढंच अभ्यासलेलं आहे की केपलर्सनेच हे 3 लॉज सांगितलेले आहेत. पण मित्रांनो, असं न राहता, केपलरनेच न राहता केपलरच्या अगोदर सुद्धा बरेच काही शास्त्रज्ञ होऊन गेलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा या सूर्यमालेतील जे काही ग्रह आहेत त्यांच्या भ्रमणाची बरीच काही माहिती त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, तर चला पाहूया आपण एक संदर्भात आपण माहिती घेऊया. तर पहा, द इंडियन मॅथमॅटिशियन अँड ॲस्ट्रॉनॉमर आर्यभट्ट इन 498 AD म्हणजे 498 वर्षामध्ये. ओके, 498 AD proposed that the earth revolves around the sun. म्हणजे पृथ्वी ही, लक्षात घ्या, अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड दी सन म्हणजे सूर्य हा सेंटरला असतो आणि सूर्याच्या भोवती अशा पद्धतीने इतर प्लॅनेट गोल फिरतात. अशा संदर्भामध्ये हे सर्वात अगोदर भारतीय ॲस्ट्रॉनॉमर आणि मॅथमॅटिशियन आर्यभट्ट यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला होता. ओके, आणि म्हणून सन अँड ॲट द सेम इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस म्हणजे ती स्वतःभोवती फिरत ती सूर्याभोवती सुद्धा फिरते, म्हणजे सूर्याभोवती फिरत ती स्वतःभोवती सुद्धा फिरते, असं त्यांनी एक्सप्लेनेशन देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता यानंतर पुढचा शास्त्रज्ञ कोण होऊन गेला तर पहा, प्लेटोज थेरी. म्हणजे प्लेटो या शास्त्रज्ञांनी सुद्धा या सूर्यमालेतील जे काही ग्रह आहेत हे ग्रह
सूर्याच्या भोवती फिरतात की वेगवेगळ्या ठिकाणी कशा कशा पद्धतीने फिरतात ते प्रत्येकाने सांगायचा प्रयत्न केलेला होता. त्यापैकीच एक म्हणजेच प्लेटो. मग आपण मी थोडंसं हिंदीमधून एक्सप्लेन करतो. तर अशा पद्धतीने ओनली केपलर इज नॉट एक्सप्लेन, यानी कि खाली केपलर ने ही एक्सप्लेन नहीं किया है. तो केपलर के पहले भी बहुत ऐसे कुछ एस्ट्रोनॉमर होके गए कि उन्होंने ये सूर्यमाले के बारे में, यानी कि हमारे सौर मंडल के बारे में जो कुछ भी प्लैनेट्स है वो किस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं, उन्होंने भी उन्हें जो कुछ देखने को मिला, उनके ऑब्जर्वेशन में जो कुछ भी आया, उन्होंने कुछ सेंटेंस में लिखने की कोशिश की है, दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है. तो उनमें से हम फर्स्टली देखते हैं इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. कौन है? आर्यभट्टा. तो आर्यभट्टा ने इस तरह से बताने की कोशिश की है. ओके, इसके बाद हम देखते हैं, देखो प्लेटो. प्लेटो की क्या है? स्टार्स मूव्स अराउंड द अर्थ. देखो, स्टार्स मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ परफेक्ट सर्कुलर पाथ. उनका क्या कहना था कि अर्थ इज एट द सेंटर. कौन बता रहा है? प्लेटो. प्लेटो ने क्या बताया था? अर्थ इज एट सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. म्हणजे परफेक्ट सर्कुलर पाथ. द प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड सीम्स टू इरेग्युलर फिगर. यानी कि ये क्या करते थे बोले, उनका कहना ये था प्लेटो का कि इस तरह से अर्थ सेंटर में होगी और अर्थ सेंटर में होने के बाद इस तरह से अदर प्लैनेट इस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं, लेकिन इरेगुलर फिगर. बोले तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्लैनेट्स इस तरह से रिवोल्यूशन करते होंगे, कुछ प्लैनेट्स इस तरह से रिवोल्यूशन करते होंगे, कुछ प्लैनेट्स इस तरह से रिवोल्यूशन करते होंगे, तो किस प्लैनेट्स इस तरह से रिवोल्यूशन करते होंगे. यानी कि इरेगुलर फिगर में उनका रिवोल्यूशन होता है, ये प्लेटो ने बताने की कोशिश की है. लेकिन एक्चुअली इस तरह से है क्या? अभी अभी जो हम मॉडर्न एज में देखते हैं तो अर्थ इज एट नॉट सेंटर, द अर्थ इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड सन इज एट द सेंटर. ओके, आगे का पॉइंट किसने बताया? देखो, इस तरह से एक प्लेटो है. तो देखो, टॉलमीज जियोसेंट्रिक थ्योरी. टॉलमी ये जो हमारे साइंटिस्ट होके गए, तो टॉलमी ने ये थ्योरी, उनके थ्योरी में उन्होंने क्या कहने का कोशिश किया है, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? देखो, तो टॉलमीज जियोसेंट्रिक थ्योरी. तो टॉलमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, इमोबाइल अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. इमोबाइल, इमोबाइल, इमोबाइल बोले तो अर्थ क्या है? इमोबाइल अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. थोड़ा सा ये जो प्लेटो की थ्योरी थी, तो प्लेटो के थ्योरी को थोड़ा सा आगे चले गए उन्होंने, थोड़ा सा आगे चले गए. प्लेटो ने क्या बताया था? इरेगुलर फिगर में ऑल प्लैनेट्स रिवोल्यूशन करते हैं, वो भी अर्थ के अराउंड. लेकिन थोड़ा सा आगे जाके टॉलमी ने क्या बताया कि ये जो इरेगुलर फ्रेम में रिवोल्यूशन नहीं करते हैं, तो ये परफेक्टली एक सर्कल में रिवोल्यूशन करते हैं. देखो क्या बताया यहां, द इमोबाइल अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स around which the planet, the moon, the sun and stars revolves. मून यानी कि अर्थ इज एट द सेंटर. मून भी रिवोल्यूशन करता है, सन भी रिवोल्यूशन करता है और अदर प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द, यानी कि अर्थ के सराउंडिंग में ये सारे रिवोल्यूशन करते हैं. इन्होंने किसने बताया? टॉलमी ने बताया. ओके, आगे का पॉइंट क्या है? देखो, तो इस तरह से हम देखते हैं आगे की थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, एंड दिस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय कोपरनिकस. कोपरनिकस ने ये थ्योरी बताने की कोशिश की है. तो दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, क्योंकि अपने किताब में जो हमारा जो किताब है, ये किताब में इस तरह से ये थ्योरी दी नहीं गई है, इसके बारे में नहीं दिया गया है. लेकिन इसके ऊपर मैंने और भी कुछ वीडियोज बनाए हैं, ये वीडियोज में आप देख सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने वाला हूं. ओके, तो देखो कोपरनिकस के बारे में क्या है. निकोलस कोपरनिकस बॉर्न 19 फरवरी 1473. द डेथ देखो 19 फरवरी 1473. ओके, एंड डेथ हुआ 24 मई 1543 एट द एज ऑफ 70 ईयर्स. 70 ईयर के एज में उनका डेथ हुआ. उन्होंने फर्स्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. क्या कोशिश की थी उन्होंने? इन 1543 the Polish astronomer Nicholas Copernicus advanced the idea that not only the earth but all the planets move around the sun in circular orbit, the sun remaining at the rest. सन कहाँ है? ये देखो आगे के ये पीछे की कुछ थ्योरी और भी हम थोड़ा सा देखते हैं. उन्होंने जो कुछ भी बताने की कोशिश की है, तो इस तरह से
ये जो पीछे की थेरीज है, दो थेरीज देखो, स्टार्स मूव्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड perfectly circular path. Planets on the other hand seems to irregular frame. Okay, irregular frame. इसके बाद क्या है, टॉलमी ने क्या कहा, इमोबाइल अर्थ इज एट द सेंटर. जो इमोबाइल अर्थ है ये कैसी है, सेंटर में है ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच द प्लैनेट्स, मून एंड सन एंड स्टार्स रिवॉल्व्स. यानी कि होल और रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ये टॉलमी ने बताने की कोशिश की है. प्लेटो ने क्या बताया था, अर्थ इज एट द सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स वगैरह जो कुछ भी है इर्रेगुलर फ्रेम में अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन करते हैं. ओके, इसके बाद आगे का पॉइंट मैं आपको यहां दे रहा हूं. देखो, तो निकोलस कोपरनिकस ने थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने कहने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये धर्म ग्रंथ के अपोजिट था. धर्म ग्रंथ में क्या कहा था, उस वक्त जो कुछ भी धर्म थे, जो सिविलाइजेशन थे, उनमें यह कहा गया था अर्थ इज एट द सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स कैन आर रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इस तरह से कहा गया था. लेकिन धर्म ग्रंथ के विरुद्ध हुआ था. जो निकोलस कोपरनिकस ने जो कुछ बताया, यह धर्म ग्रंथ के धर्म के विरुद्ध था, अपोजिट था. इसलिए निकोलस कोपरनिकस को एक्चुअली फांसी दी गई, उसे फरमान दिया गया, उसे पनिशमेंट दी गई निकोलस कोपरनिकस को, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्थ इज नॉट एट द सेंटर, अर्थ इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड आल्सो अदर प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यानी कि सन सेंटर को है, सूरज सेंटर को है और उसके सराउंडिंग में ये पूरे प्लैनेट्स रिवोल्यूशन करते हैं. ये बताने की कोशिश निकोलस ने की. लेकिन वहां के जो धर्मगुरु थे, वहां जो धर्म के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें पनिशमेंट किया, उन्हें एक यानी कि फांसी दी गई उन्हें. ओके, उसके बाद है, देखो आगे का पॉइंट क्या है. The Polish astronomer Nicholas Copernicus advanced the idea that not only the Earth but all the planets move around the Sun, circular orbits, the Sun remaining at the rest. Sun यानी कि Sun क्या है, at the rest है और सेंटर में है. ये उन्होंने बताने की कोशिश की है. ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है, आगे का देखते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया वो था टाइको ब्राही थ्योरी. और इन सब के थ्योरीज को एक स्पेशली नाम दिया गया है. ये थोड़ा सा स्पेशली आप याद रख सकते हैं. ये थ्योरी क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. निकोलस कोपरनिकस की थ्योरी कौन सी है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. ओके, और जो इसके पहले जो थ्योरी थी वो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी. जियोसेंट्रिक थ्योरी बोले तो अर्थ इज एट द सेंटर, और यहाँ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोले तो सन इज एट द सेंटर. इसके बारे में नीट जी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं. ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, देखो आगे का टाइको ब्राही. अब ये टाइको ब्राही बहुत ही ब्रिलियंट थे. टाइको ब्राही ने क्या किया था कि पूरी लाइफ यानी कि जो कुछ भी विश्व था, जो कुछ भी सोलर सिस्टम था, वो सोलर सिस्टम का पूरा लाइफ उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया. और जो कुछ उन्हें देखने को मिला, उनके ऑब्जर्वेशन में जो कुछ भी आया, उन्होंने एक किताब के स्वरूप में उन्होंने लिखे रखा था. लेकिन उनका शिष्य केपलर, यानी कि टाइको ब्राही के बाद कौन आया, केपलर आया. देखो पहले सीक्वेंस है, सीक्वेंस में अगर देखते हैं तो पहले था प्लूटो के बाद आया टॉलमी के बाद आया निकोलस कोपरनिकस के बाद आया टाइको ब्राही, और टाइको ब्राही के बाद आने वाले हैं केपलर. तो टाइको ब्राही ने क्या किया, जन्म भर उन्हें जो कुछ भी देखने को मिला, उन्होंने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन किए, वो ऑब्जर्वेशन उन्हें सेंटेंस के स्वरूप में एक किताब में लिखे रखे थे. और बाद में क्या हुआ, देखो आगे का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं. 14 दिसंबर 1546, द डेथ इज द 24 अक्टूबर 1601. ओके, एट द एज ऑफ 54 एज पे. ओके, उन्होंने क्या किया, और ये उनको जो कुछ भी थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन किताब के स्वरूप में लिख के रखा था, बोला मैंने. ओके, लेकिन उनके डेथ के बाद, टाइको ब्राही के डेथ के बाद केपलर ने क्या किया, केपलर ने टाइको ब्राही का जो कुछ भी किताब था वो किताब ले लिया, उसका एक डिटेल्स में पढ़ाई की, उसके ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी थे वो बहुत डिटेल में स्टडी किया. और स्टडी करने के बाद भले यानी कि बहुत बड़े किताब का स्वरूप उन्होंने खाली 3 ही सेंटेंस भी किया, और वही 3 सेंटेंस हम अभी कहते हैं केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. यानी कि इस तरह से हम अभी केपलर्स के लॉज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. केपलर्स reduced the large number of observations of the planetary motion made by
टाइको ब्राही टू दी 3 लॉज नोन एज केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। इन्हें हम केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरह से ये रहा केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं तो आगे कौन से यानी कि किस तरह से एक केपलर तक रिसर्च आ गया, यानी कि शुरुआत कब हुई, शुरुआत होगी प्लेटो से और लास्टली आ गई केपलर तक। और टाइको ब्राही ने जो कुछ किया उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन 3 लॉज में किया। तो वो 3 लॉज कौन से है, ये 3 लॉज अभी हम यहां देखते हैं। तो देखो एक्सप्लेन, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि हमें बोर्ड के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट जी के लिए भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अभी आप जो नीट का जो सिलेबस देख रहे हैं, नीट के सिलेबस में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चंस है देखो, तो आगे हम देखते हैं द प्लैनेटरी मोशन हैड, अभी जो हमारे किताब में दिया गया है, प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराना साल से। बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वेर मेड विद द नेकेड आईज, क्योंकि उस वक्त कोई बाइनोकुलर नहीं था, उस वक्त कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं था, तो खाली नेकेड आई से जो कुछ भी आकाश में घटनाएं घटती थी वो घटनाएं का स्टडी करने की उन्होंने कोशिश की है। ओके, नेकेड आई से। और उन्हें क्या देखो, बाय द 16th सेंचुरी a lot of data were available about the planetary positions and motions, यानी कि 16th सेंचुरी म्हणजे 16व्या शतकामध्ये अशा पद्धतीचा बराच काही डाटा अवेलेबल झाला आणि त्या डाटाच्या नंतर मग अशा प्रत्येक प्लॅनेटच्या संदर्भात व्यवस्थितरित्या इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न केलेला गेला। ओके, मग आता इथं कोणता आला फर्स्ट वन, द जॉनिस केपलर स्टडीड दिस डाटा, he noticed that the motion of planets follows the certain laws, यानी कि some certain laws वो फॉलो करते हैं, यानी कि बहुत सारा स्टडी करने के बाद एक रिजल्ट पे आ गए, एक रिजल्ट पे आ गए। और रिजल्ट पे आने के बाद उन्होंने 3 लॉज किस तरह से एक्सप्लेन किए गए, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से अभी देखते हैं। तो एक लॉ देखो, he stated 3 laws describing the planetary motion, these laws are known as Kepler's laws which are given below, यानी कि इसके बाद मैं अभी आपको देने वाला हूं। ओके, इसके बाद आगे हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं। तो पीछे मैंने क्या कहा था आपको, खाली केपलर ही नहीं है कि केपलर के पहले बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर हो गए, उन्होंने ये प्लैनेट्स के मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ओके, तो प्लैनेट्स की मोशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद केपलर को बहुत सारा डाटा मिला और उसके ऊपर उन्होंने अपना जो कुछ भी कंक्लूजन था वो कंक्लूजन उन्होंने देने की कोशिश की है। और वो कंक्लूजन आर इन 3 लॉज। अभी ये 3 लॉज कौन सा है देखो, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये देखो केपलर का फर्स्ट लॉ है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ किस तरह से है अभी हम यहां देखते हैं। देखो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स की तरह। ओके, इलिप्स with the sun at one foci, sun is at the one foci, उसके one foci में होगा, मध्य बिंदू म्हणतो आपण त्याला। The figure shows the elliptical orbit of planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S, यानी कि यहां मैं इस तरह से आपको ये जो कुछ भी पोजीशन है एक डायग्राम में आपको यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इस तरह से एक डायग्राम, यानी कि ये देखो ये एक सन है, सन हमने यस सिंबल से यहाँ इंडिकेट किया है। और इसके बाद आगे का जो बीट है मैं आपको यहाँ, ये जो प्लैनेट है समझो दैट इज द अर्थ, और ये अर्थ क्या कर रही है कि अर्थ यानी कि दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, इस तरह से ये अर्थ है और दिस इज सिचुएटेड एट द ए पोजीशन पे है, और इस तरह से ये अर्थ परफॉर्म द रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि ये जो अर्थ है दिस इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सन के इर्द गिर्द ये रिवोल्यूशन करती है। ओके, ये रिवोल्यूशन करने के बाद आगे का पॉइंट क्या देखो, ये जो बताया मैंने, ये यस इज द सन। ओके, ये पोजीशन ए पोजीशन पे अर्थ मैंने आपको बताई थी, अर्थ हो या कोई भी प्लैनेट हो सकता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस। ओके, इसके बाद देखो आगे का पॉइंट है, तो इस तरह से ये प्लैनेट हमने इस तरह से जगह पे रख दिया उसे। तो ये रहा फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम क्या देखते हैं, देखो एक एक पॉइंट करके हम आगे देखेंगे। समझो ए पॉइंट पे है, शुरू में क्या है, अर्थ इज एट द ए पोजीशन, उसके बाद ही अर्थ बी पोजीशन पे जाती है। बी पोजीशन पे जाने के बाद अर्थ की जो कुछ भी रेडियस रहेगी, यानी कि जो कुछ भी सर्कुलर पाथ रहेगा, इस सर्कुलर पाथ की इस तरह से ए रेडियस रह सकती है। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सन। ओके, तो आगे क्या है देखो, इस तरह से सेकंड लॉ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि बाद में ये जो प्लैनेट है, दिस प्लैनेट मूव करके इस तरह से ये सी पोजीशन पे जाता है और सी पोजीशन के पोजीशन को क्रॉस करके इस तरह से ये डी पोजीशन पे आएगा। ओके, इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। तो सेकंड लॉ क्या है देखो, सेकंड लॉ मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूं और ये बहुत ही इजी है। यानी कि जो कुछ भी प्लैनेट सन के बारे में रिवोल्यूशन करता है, तो सन इज एट द फोकस, यानी कि सन इज एट द फोकाई में रहता है। ओके, और इसके बाद जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal areas in equal interval of time, equal areas and equal interval of time. Okay, equal interval of time, that the AB and CD are distance covered by the planet in equal time. Okay, that is the after equal interval of time, the position of the planet is starting from the A and C is shown in the B, एंड ये देखो इस तरह से डी रेस्पेक्टिवली, इस तरह से सी है और ये डी पोजीशन पे है। ओके, यानी कि ये मूवमेंट करके ए से लेके ये बी तक आएगा, बी से लेके ये सी आएगा, सी से लेके आगे डी तक जाएगा, डी से लेके अगेन ए पोजीशन पे आएगा। मैं आपको अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूं। ओके, द स्ट्रेट लाइंस ए एस एंड सी एस स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरिया ए एस बी एंड सी एस डी आर इक्वल। ए एस बी देखो इस तरह से ए एस बी, ए एस बी, ओके, और सी एस डी ये कैसे है, सेम है। चलो मैं आपको मेरी लैंग्वेज में पढ़ाने का मैं आपको कोशिश करता हूं। ओके, मेरी लैंग्वेज, यहाँ के किताब में जो कुछ सेंटेंस दिए इसके बजाय मेरी लँग्वेज में मेरे सेंटेंस में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आता एक लक्षात घ्या मित्रांनो, इथं काय सांगितलेलं आहे, प्लॅनेट अगोदर ए पोझिशनला आहे, नंतर प्लॅनेट बी पोझिशनला जातो, पण बी पोझिशनला जात असताना याची जी काही रेडियस आहे ती रेडियस मात्र या ठिकाणी अशा स्वरूपामध्ये असते। आणि जेव्हा प्लॅनेट सूर्याच्या जवळ जवळ येत असतो तेव्हा त्याचा वेग वाढतो आणि जेव्हा तो सूर्यापासून दूर जातो तेव्हा त्याचा वेग कमी होतो। ही गोष्ट लक्षात ठेवा, ही गोष्ट परफेक्ट तुमच्या डोक्यामध्ये ठेवा की जेव्हा एखादा प्लॅनेट अशा पद्धतीने गोल फिरत असताना इथून असा येत असेल तर स्लोली असा येत असतो, असा स्लोली येतो, पण जेव्हा असा जवळ येईल सूर्याच्या तेव्हा मात्र इथं त्याचा असा वेग वाढतो आणि दूर जाताना पुन्हा त्याचा वेग आणखी कमी होतो। अर्थ कळतोय ना? दॅट इज ड्यू टू दी ग्रॅव्हिटेशनल इफेक्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स। आणि म्हणून सूर्याच्या जेव्हा तो जवळ येतो तेव्हा त्याचा वेग फास्ट वाढत असतो। म्हणून बुध ग्रह हा सूर्याच्या जवळ आहे आणि म्हणून तो 83 दिवसामध्ये सूर्याच्या भोवती एक चक्कर कंप्लीट करतो। ओनली इन 83 डेज, ओनली इन 83 डेज, फक्त 83 दिवसामध्ये तो सूर्याच्या भोवती एक चक्कर कंप्लीट करत असतो, जेणेकरून की पृथ्वीला एक चक्कर कंप्लीट करण्यासाठी 365 दिवस लागतात। ओके, मग आता पुढे काय सांगायचं मला इथं तुम्हाला, तर लक्षात घ्या, जेव्हा त्याचा वेग असा सूर्याच्या जवळ येतो तेव्हा वेग वाढतो, वेग वाढतो, पण रेडियस मात्र इथं कमी असते आणि इथं मात्र रेडियस थोडीशी जास्त असते। हा लॉ मी सविस्तर सांगतोय, यावर अगोदर एक मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो सुद्धा परफेक्ट आहे, तो सुद्धा आपण व्हिडिओ पाहू शकता। या व्हिडिओच्या म्हणजे याची जी प्लेलिस्ट असेल त्या प्लेलिस्टमध्ये तो सुद्धा व्हिडिओ असेल। लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन, 3 लॉज अशा पद्धतीने मी केलेला व्हिडिओ आहे, थंबनेल अशा स्वरूपाचा आहे, ते आवर्जून व्हिडिओ पहा तुम्ही, परफेक्ट तुमच्या लक्षात येईल। ओके, मग इथं रेडियस जास्त आहे आणि इथं रेडियस मात्र कमी आहे आणि इथं सर्क्युलर पाथवर याने स्वॅप केलेला एरिया जो आहे तो इथे कमी आहे आणि इथं सर्क्युलर पाथवरचा जो काय डिस्टन्स आहे हा मात्र एरिया सर्क्युलर पाथवरचा जो डिस्टन्स कव्हर केलेला जो डिस्टन्स आहे तो मात्र इथं जास्त आहे आणि इथं मात्र कमी आहे। मग इथं काय प्रक्रिया घडते पहा, तर जनरली
तर इथं रेडियस जास्त आहे तर इथं रेडियस कमी आहे, आणि इथं सर्कम्फेरन्सवरचं कव्हर केलेलं डिस्टन्स कमी आहे तर इथं मात्र ते जास्त आहे. म्हणून एकूण स्वेप केलेला जो काही हा जो एरिया असतो, हा एरिया मात्र सेम असतो. कारण का, दिलेला जो काही टाइम असतो, समजा या ठिकाणचा टाइम आपण T1 गृहीत धरला आणि इथून एवढं रिव्होल्यूशन करण्यासाठी लागणारा टाइम आपण T2 घेतला, पण T1 इक्वल्स टू T2 दॅट इज इक्वल्स टू T. म्हणजे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो काही टाइम असेल तेवढ्याच वेळामध्ये सूर्य या प्लॅनेट या सर्कम्फेरन्सवरून कुठूनही फिरत असताना त्याने जो काही एरिया स्वेप करेल तो स्वेप केलेला एरिया मात्र प्रत्येक वेळी कसा असतो, सारखाच असतो. हे या ठिकाणी मला सांगायचं आहे. अर्थ कळाला तुम्हाला या ठिकाणी. आणि मग ही प्रक्रिया कशी असते तुम्हाला समजावून सांगतो. समजा इथली रेडियस आहे, इथं गृहीत धरा दिस रेडियस इज 3 आणि याने स्वॅप केलेला जो काही सर्कम्फेरन्सचा डिस्टन्स आहे तो 4 गृहीत धरा. आणि इथल्या बाबतीत जर तुम्ही पाहिलात इथले रेडियस 6 धरा, या 3 पेक्षा जास्त आहे रेडियस 6, आणि इथं स्वेप केलेला जो काही सर्कम्फेरन्सवर कव्हर केलेला डिस्टन्स तो मात्र 2 धरा. ओके, मग आता काय येईल तर 4 गुणिले 3 बरोबर हे काय आहे, सर्कम्फेरन्सवरचं डिस्टन्स, ही काय आहे रेडियस, इज इक्वल्स टू 2 × 6 म्हणजे 4 त्रिक 12 बरोबर 2 सक्क 12. अर्थ कळाला तुम्हाला. म्हणजे या ठिकाणी जरी त्याला एक स्वेप करण्यासाठी जरी टायमिंग मध्ये जरी बदल पडत असला तरी येणारा जो काही गुणाकार आहे तो गुणाकार मात्र प्रत्येक वेळी कसा असतो, सारखाचा असतो, सेम असतो. हे या ठिकाणी आपणास दाखवायचं आहे. काही अडचण आहे का तुम्हाला. म्हणजे आणि टाइम मात्र तोच असतो, ठराविक तोच वेळ असतो. तितक्याच वेळामध्ये इथला अंतर कमी जास्त असतो, इथला अंतर कमी असतो, पण इथले रेडियस जास्त असते, इथले रेडियस कमी असते. म्हणून त्यांचा येणारा जो काही गुणाकार आहे तो गुणाकार मात्र कसा असतो, सेम असतो. हे आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. आता पुढचा पाहूया आपण कोणता, दिस वन द केप्लर्स. ओके, अशा स्वरूपामध्ये इथं सांगितलंय केप्लर्स थर्ड लॉ. यालाच आपण हार्मोनिक लॉ सुद्धा म्हटलं जातं, हार्मोनिक लॉ सुद्धा म्हटलं जातं, किंवा लॉ ऑफ पिरियड असं सुद्धा म्हटलं जातं. मग हार्मोनिक लॉ किंवा लॉ पिरियड म्हणजे काय, द टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन दॅट इज कॉल्ड ॲज पिरियड. म्हणजे द टाइम टेकन बाय प्लॅनेट टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड द सन. टाइम टेकन बाय अ प्लॅनेट टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड द सन दॅट इज कॉल्ड ॲज पिरियड. त्याला आपण पिरियड असे म्हणतो. And that period is directly proportional to the cube of its radius. म्हणजे या पद्धतीने the square of period of any planet about the sun is proportional to the cube of radius of the orbit. Cube of radius of the orbit म्हणजे या पद्धतीने t square is directly proportional to r2. Square of the period म्हणजे square of the period of the planet. Okay, about the sun ये sun है. Okay, proportional to ये proportional का साइन है to the cube of radius of the orbit. यानी कि cube of radius of the orbit, this is the t square is directly proportional to r cube. इस तरह से ये आता है. ओके, इसके बाद t is the period of planet and r be the radius of orbit. t काय आहे, t is the period of planet and r is the radius, and then this is the t square is directly proportional to r cube है. तो t square is directly proportional to r cube है. तो क्या देखो, T1 एंड T2 आर द पीरियड्स ऑफ एनी 2 प्लैनेट. कौन से ही 2 प्लैनेट आप इमेजिन कर सकते हैं. समझो एक प्लैनेट है और दूसरा एक प्लैनेट, इस तरह से सेकंड प्लैनेट है, और फर्स्ट का पीरियड रहेगा T1 और सेकंड का रहेगा T2. अगर दोनों का कंपैरिजन आप करते हैं तो T1 एंड T2 आर द पीरियड्स ऑफ 2 प्लैनेट्स. ओके, मासेस m1 एंड m2 आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं. एंड r2 बी द रेडियस ऑफ दियर ऑर्बिट. ओके, तो आगे का क्या इक्वेशन आएगा देखो, तो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब. इस तरह से इसका इक्वेशन आ सकता है. यानी कि अगर 2 प्लैनेट है तो 2 प्लैनेट का पीरियड वगैरह हम कंपैरिजन करके फार्मूले के आधार पर हम उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. उसके बाद लास्टली क्या कहा है, द केपलर ऑब्टेन्ड दीज लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स obtained by regular observations. He made no explanation as to why the planets obey these laws. Okay,
we will see the below how these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. मग हे का फिरतात, यांनी फिरतात तेवढं सांगितलं, पण का फिरतात याचं मात्र त्यांना सांगता आलेलं नाही. तर ते कोणी सांगितलं पुन्हा, दॅट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सायंटिस्ट न्यूटन. आणि मग यानंतर आपण पाहणार आहोत न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला निश्चित आवडला असेल, याला लाईक करा, कॉमेंट करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत मात्र निश्चितच याची लिंक पोहोचवायला मुळीच विसरू नका. कारण का हे जे काही करत असतो हे माझा जो काही वेळ आहे तो वेळ मी तुमच्यासाठी लाभत असतो. तर तुमचा मला फक्त 1 मिनिट वेळ द्या. व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट करा, कसा वाटला ते सांगा आणि याची लिंक मात्र आपल्या मित्रांपर्यंत पाठवा. एवढं एक समाजाची काहीतरी आपण देणं लागतं, जसं समाजाचं देणं लागतं म्हणून मी तुमच्या पुढे शिकवण्यासाठी बसलेला आहे. तर तुमचं सुद्धा एक समाजाचं देणं लागतं म्हणून तुम्ही सुद्धा काही जणांना तुम्ही इंस्टाग्राम असेल, फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, इतरत्र तुम्ही या तुमच्या वेगवेगळ्या ग्रुपवर याला शेअर करू शकता, सर्वांपर्यंत आपण पोहोचू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला मस्त समजला असेल, मी असं इमॅजिन करतो, कल्पना करतो, गृहीत धरतो आणि यावरचा दुसरा सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही तो पाहू शकता. मी अशा पद्धतीने 3 लॉजचा थंबनेल मी तिथं बनवल्या, 3 लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन असा करून तो थंबनेलचा व्हिडिओ आपण व्यवस्थितरित्या पहा. या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो. लागलीच भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो. बाय बाय.